देखिए, कल हम सेक्शन 288 तक कवर कर चुके थे। नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग्स मैंने आपको बताया था। अभी हम शुरू करते हैं सेक्शन 289 से। नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, मैंने एनिमल का भी थोड़ा बहुत बता दिया था कि ये सेक्शन उन लोगों पे डील करता है जो लोग इम्प्रॉपर तरीके से या केयरलेस तरीके से अपने एनिमल्स को मैनेज करते हैं। इसके अंदर कोई भी एनिमल हो सकता है, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। अगर कोई व्यक्ति किसी एनिमल को पालता है, किसी एनिमल को रखता है और उसको इम्प्रॉपर तरीके से रखता है या उसका केयरलेस मैनेजमेंट करता है, तो वो व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 289 लगाया जा सकता है। Whoever knowingly or negligently omits to take such order with animals in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger of grievous hurt from such animals। कोई अपना डॉग पालता है, कुत्ता पालता है, उसको बाहर लेके जाता है और उस डॉग से वो डॉग किसी को काट लेता है। और वो डॉग किसी को क्यों काट लेता है? क्योंकि उसके मालिक ने उसका इम्प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके रखा था, केयरलेस तरीके से मैनेजमेंट करके रखा था। तो उसके मालिक पे सेक्शन 289 लगाया जा सकता है। 6 महीने का इंप्रिजनमेंट उसको हो सकता है, 1000 रुपए का फाइन उसको हो सकता है, दोनों भी उसको हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 290। अब सेक्शन 290 किससे डील करता है? सेक्शन 290 डील करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। देखो, एक चीज होती है, अभी तक हमने बहुत सारे पब्लिक न्यूसेंस देख लिए। कौन कौन से पब्लिक न्यूसेंस देख लिए? एनिमल का केयरलेस मैनेजमेंट देख लिया, बिल्डिंग्स का ध्यान नहीं रखना, मशीनरी का ध्यान नहीं रखना, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का नेग्लिजेंसी देख लिया, कंबस्टिबल मैटर का नेग्लिजेंसी देख लिया, पॉइजनस सब्सटेंस का देख लिया, पब्लिक वे पे तेज गाड़ी चलाने का देख लिया, नेविगेशन में तेज जहाज चलाने का देख लिया, रास्ता गलत बताने का देख लिया, गलत मार्ग दिखाने का देख लिया, उसके बाद ड्रग बेचने का देख लिया, एडल्ट्रेशन करने का देख लिया, पब्लिक वाटर को फाउल करने का देख लिया, एटमॉस्फेयर को नॉक्शियस बनाने का देख लिया। अब हमने देखो कितने सारे पब्लिक न्यूसेंस देख लिए जो इन्होंने स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर बता के रखे हुए थे। बट मान लो कि कोई ऐसा पब्लिक न्यूसेंस हो जाता है जो पब्लिक न्यूसेंस तो है, मतलब कोई ऐसी चीज होती है जो पब्लिक न्यूसेंस है, बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं। मतलब स्पेसिफिकली कोई ऐसा पब्लिक न्यूसेंस जिसकी पनिशमेंट इस चैप्टर में अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। तो सेक्शन 290 covers all those public nuisance within the corners of the definition which are not punishable under any other section। वैसे तो हर एक पब्लिक न्यूसेंस के लिए अलग पनिशमेंट का प्रोविजन हमने देख लिया, बट पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन के अंदर अगर कोई दूसरा पब्लिक न्यूसेंस भी आता है, यानी कि कोई ऐसा पब्लिक न्यूसेंस आता है जो पब्लिक न्यूसेंस हो बट उसकी डेफिनेशन का मतलब उसकी जो सजा है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं दी है, तो उस पे सेक्शन 290 लगा दिया जाएगा। यानी उस पे सेक्शन 290 की पनिशमेंट दे दी जाएगी, जो कि फाइन अप टू 200 रुपीज, 200 रुपए तक का फाइन वहां पे लगा दिया जाएगा कोई भी पब्लिक न्यूसेंस अगर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अनऑथराइज होर्डिंग्स वगैरह लगा देते हैं, बैनर पोस्टर लगा देते हैं रोड पे, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर लगा देते हैं, पब्लिक प्लेस पे लगा देते हैं। लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त लोगों को वो बैनर पोस्टर दिखाई देते हैं, सबके लिए वो एक अट्रैक्शन बन जाता है। चलती गाड़ी पे लोग पोस्टर देख रहे हैं जो कि एक्सीडेंट को बुलावा दे सकता है। तो ये जो है पब्लिक प्लेसेस पे अनऑथराइज तरीके से होर्डिंग और पोस्टर लगाना, ये भी एक तरह का पब्लिक न्यूसेंस है। एसपी जाधव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एआर 2010, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस को माना था कि ये जो पब्लिक प्लेस पे अनऑथराइज तरीके से पोस्टर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान दिया ही जाता है इससे, साथ ही साथ जो लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, पब्लिक प्लेस पे चल रहे होते हैं, उनके लिए ये आई कैची भी होता है। वो लोग इसको देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं, कई बार वो लोग इसको देखने में बिजी हो जाते हैं जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह का पब्लिक न्यूसेंस है। फिर सवाल उठता है कि अगर ये पब्लिक न्यूसेंस है तो इसको किस सेक्शन में पनिशेबल बनाया जाएगा? तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन है ही नहीं, तो उस पे सेक्शन 290 लगा दिया, 200 रुपए तक का जुर्माना उसकी पनिशमेंट। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। फिर आता है एक और सेक्शन, सेक्शन 291, कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट का दिया हुआ एक आदेश, कोर्ट का दिया हुआ कोई ऑर्डर। जब कभी कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस कर रहा होता है, न्यूसेंस कर रहा होता है, तो जब उसके ऊपर केस बन जाता है तो कोर्ट उसको मना कर देती है कि तू अभी के अभी ये जो न्यूसेंस कर रहा है ना, इसको करना बंद कर दे। यानी कोर्ट एक इंजंक्शन पास कर देती है कि तू जो भी न्यूसेंस कर रहा है उसको अभी के अभी डिसकंटिन्यू कर दे। वो व्यक्ति अगर तेज गाड़ी चला रहा है तो तेज गाड़ी चलाना बंद कर दे। वो व्यक्ति अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस रख के बैठा है तो उस पॉइजनस सब्सटेंस को रखना बंद कर दे। वो व्यक्ति कोई एनिमल्स को रख के बैठा है जो कि नेग्लिजेंटली उनको रख रहा है, तो वो एनिमल्स को रखना बंद कर दे। किसी भी तरह का इंजंक्शन जो है कोर्ट पास कर सकती है। बट ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन सजा देता है उन लोगों को जिन्हें कोर्ट ने एक बार इंजंक्शन देके मना कर दिया है कि तू ये न्यूसेंस करना बंद कर दे, बट उसके बाद भी वो न्यूसेंस को जारी रखते हैं।
या वो लोग बार बार न्यूसेंस करते हैं, एक बार सजा मिल चुकी है न्यूसेंस के लिए, फिर से न्यूसेंस कर दिया। दिस सेक्शन पनिशेस अ पर्सन हु इज रिपीटिंग और कंटिन्यूइंग अ न्यूसेंस आफ्टर ही इज एंजॉइंड बाय अ पब्लिक सर्वेंट नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू इट। पब्लिक सर्वेंट हो सकता है पुलिस ने आपको मना कर दिया वो करने से, फिर भी आप कर रहे हो। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपको कोई डिसकंटिन्यूएशन करने का कहता है और आप उसके बाद भी उस न्यूसेंस को कंटिन्यू करते हो या रिपीट करते हो, तो आप पे सेक्शन 291 लग जाएगा। इसमें सिंपल इंप्रिजनमेंट 6 महीने तक का फाइन और दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ पे सिंपल इंप्रिजनमेंट मिला है, इस चैप्टर में पहली बार किसी सेक्शन के अंदर सिंपल इंप्रिजनमेंट वर्ड दिखाई दिया है। अभी तक सब में इंप्रिजनमेंट था, जो कि किसी भी तरह का हो सकता था, सिंपल भी और रिगरस भी, बट इस सेक्शन में सिर्फ सिंपल ही होगा, और वो भी 6 महीने तक का। यहाँ पे फाइन की लिमिट भी नहीं है, अनलिमिटेड फाइन है। अभी तक 1000 रुपए का फाइन चल रहा था, 1000 रुपए तक का, और दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो दिस वाज सेक्शन 291, जो कि अप्लाई होता है रिपीटिंग ऑफेंडर्स पे, जो लोग रिपीट करते हैं उस पे। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 292। बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स। देखिए ये सेक्शन बेसिकली डील करता है अश्लील पुस्तकों की सेल पे, जो कि ऑब्सीन बुक्स होती है, जो कि एक रीडर के लिए अच्छी नहीं होती है, जो कि एक रीडर के मन में कोई गंदी चीज लेके आए, कोई फिल्दी चीज लेके आए, कोई डिस्गस्टिंग चीज लेके आए, ऐसी किताब को बेचना एक ऑफेंस। सेक्शन 292 was enacted by the Obscene Publication Act to give effect to Article 1 of the International Convention for the Suppression of Circulation of and Traffic in Obscene Publication, to which India is a signatory। पहले तो ये समझ लो कि ये सेक्शन है क्यों, कि अश्लील किताबें बेचना एक ऑफेंस क्यों है। देखिए एक ना इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका नाम है सप्रेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड ट्रैफिक इन ऑब्सीन पब्लिकेशन। मतलब कि जो ऑब्सीन पब्लिकेशन होता है उसके सर्कुलेशन पे रोक लगाई जाए और उसमें ट्रैफिक ना हो। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है और इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को साइन किया है, मतलब इंडिया भी इस कन्वेंशन की चीजों को मानता है। इसका जो आर्टिकल 1 है, वो आर्टिकल 1 कहता है कि सब कंट्रीज जो भी इस कन्वेंशन को साइन कर रही है, वो अपनी अपनी कंट्री में कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि अश्लील किताबों का बेचना बंद हो जाए, सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स वहां पे बंद हो जाए। तो जब इंडिया इसकी सिग्नेटरी है, तो आर्टिकल 1 को इफेक्ट देने के लिए इंडिया ने भी अपने इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 292 इनेक्ट कर दिया कि ऑब्सीन बुक्स को बेचना ही पहले एक ऑफेंस बना दिया। उसके बाद 1969 में इस सेक्शन को अमेंड किया गया और अमेंड करके ऑब्सीन वर्ड का एक प्रिसाइज मीनिंग दिया गया, क्योंकि पहले इसमें ऑब्सीन वर्ड का जो मीनिंग था वो डिफाइन ही नहीं किया था। इतना तो लिखा है कि ऑब्सीन बुक्स को बेचना एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, ये किस तरह की अश्लीलता की बात कर रहे हैं, इसका कोई डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर नहीं दिया था। और लॉ है तो हम तो बात को छोटे से छोटा करके उसकी बाल की खाल निकालते हैं। तो ऑब्सीन वर्ड का मीनिंग नहीं था, तो 1969 में अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके ऑब्सीन वर्ड का एक मोर प्रिसाइज मीनिंग इस सेक्शन के अंदर दिया। और ये 1969 के अमेंडमेंट के पहले सेक्शन 292 के अंदर ऑब्ससीनिटी वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं थी, बट अभी वाले सेक्शन में देखोगे तो इसमें ऑब्ससीनिटी वर्ड को डिफाइन किया गया है। अब पहले तो मैं एक एक्सेप्शन बता देता हूं आपको इसके 3। अश्लील किताबें बेचना, उन्हें किसी टेम्पलेट पर प्रिंट करना, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसको बनाना, ये एक ऑफेंस है। ठीक है, ये एक ऑफेंस है, लेकिन अगर वो मैटर जो आप पब्लिश कर रहे हो, अगर आप प्रूव कर दो कि वो पब्लिक गुड के लिए है, या फिर वो साइंस की फील्ड के लिए, या लिटरेचर या आर्ट या किसी और लर्निंग पर्पस के लिए है जो कि जनरल कंसर्न का है, जरूरी है पब्लिक के अच्छे के लिए वो ऑब्सीन चीज आपने बनाई है, तो वहां पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जैसे मेडिकल की कोई बुक्स होती है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होती है, साइंस की, वहां पे ऑब्सीनिटी की बात नहीं होगी। दूसरी चीज, बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, अगर वो चीज आपने अच्छे इंटेंशन से प्रिंट करी है, रिलीजियस पर्पस के लिए करी है, बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जहां पे कुछ ऐसे पोर्ट्रेट्स हैं भगवानों के जो कि आप अगर देखेंगे तो आपको ऑब्सीन लगेंगे, बट अगर बोनाफाइड इंटेंशन से वो प्रिंट हुए हैं, अच्छे इंटेंशन से हुए हैं, भगवान के लिए हुए हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए हुए हैं, सेक्शन 292 अट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर वो रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर किसी पत्थर के ऊपर बनाए गए हैं या कहीं पे इंग्रेव किए गए हैं किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट या टेंपल के अंदर, तो वहां पे भी सेक्शन 292 अट्रैक्ट नहीं होगा।
एंशियंट मॉन्यूमेंट में जो कलाकारी की जाती थी, पुराने बहुत पुराने पुराने आप मंदिरों में जाओगे, कोई पुराने मॉन्यूमेंट में जाओगे, तो वहां पे आपको कुछ ऐसे आइडल्स वगैरह, कुछ ऐसी पेंटिंग्स वगैरह, इनग्रेव वगैरह मिलेंगे जो आपको ऑब्सीन लग सकते हैं, बट वहां पे भी सेक्शन 292 अट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज इट फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन। तो 3 एक्सेप्शन है ऑब्सीनिटी के। सेल ऑफ ऑब्सीन एक्ट, किसी भी तरह के ऑब्सीन चीज को बनाना, इसके 3 एक्सेप्शन है। पब्लिक गुड के लिए अगर किया है तो, साइंस लिटरेचर या आर्ट के लिए किया है तो, बोनाफाइडली किया है रिलीजियस पर्पस के लिए, और किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट या किसी टेंपल के अंदर है, ये 3 एक्सेप्शन। चलो अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली ऑब्सीन का मतलब होता क्या है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ऑब्सीनिटी वर्ड को आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इस सेक्शन के अंदर ऑब्सीनिटी के बारे में कुछ कहा तो गया है, लेकिन वो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ऑब्सीन वर्ड जो था, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो बड़ी डिस्गस्टिंग हो, रिपल्सिव हो, फिल्दी हो, फाउल हो, जिसको देख के बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे, अजीब लगे, चीप लगे, गंदा लगे, ऐसी कोई भी चीज ऑब्सीन कहलाती। लेकिन अब इस वर्ड का मतलब हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ऑफेंसिव टू मॉडेस्टी के फॉर्म, यानी कि जो किसी की मॉडेस्टी या डिसेंसी को ऑफेंसिव लगे। मतलब कोई व्यक्ति बहुत डिसेंस, बहुत डिसेंट व्यक्ति, एकदम सीधा साधा मनुष्य, और अगर उसको कोई ऑब्सीन चीज दिखा दोगे तो उसके दिमाग में बहुत गंदा इंप्रेशन बनेगा। उसके दिमाग में लस्टफुल आइडियाज आएंगे, उसके दिमाग में इम्प्योर चीजें आएंगी, इनडिसेंट चीज आएगी, उसको बुरा लगेगा। बहुत मॉडेस्ट इंसान है और आप उसको कोई ऑब्सीन चीज दिखा दो, उसको बहुत बुरा लगेगा कि ये क्या है। तो एक्चुअली अब हमने इस वर्ड का मीनिंग रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो किसी की मॉडेस्टी या डिसेंसी को ऑफेंसिव लगे, बुरा लगे, उसको ऑब्सीन कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्शन में यही होती है कि कोई सी चीज को ऑब्सीन कहा जाए या ना कहा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर, ये चंद्रकांत वाले केस के अंदर 1970 में, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जब कोर्ट के सामने अराइज होता है कि कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं, तो कोर्ट को क्या करना है। तो कोर्ट को यह देखना है कि सबसे पहली चीज कि अगर कोई कम्युनिटी के पास में किताब जाती है, नॉट एन आइसोलेटेड केस, किसी अकेले व्यक्ति की बात मत करो। कोई अकेला व्यक्ति उस किताब को देख के ऑब्सीन चीज देख भी लेगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर एक कम्युनिटी के हाथ में किताब जाती है या आर्टिकल, स्टोरी या बुक जाती है, तो उस कम्युनिटी का मोरल आउटलुक क्या निकलता है। क्या वो कम्युनिटी उस किताब को पढ़ने के बाद बुरा फील करती है? क्या उनके मन में कोई इम्प्योर चीज आती है? क्या उनके मन में कोई गंदे थॉट आते हैं उस किताब को देख के? अगर एक क्लास, अगर एक कम्युनिटी जो इस किताब को पढ़े, अगर उस किताब को पढ़ के उनके मन में कोई गंदा थॉट आए या बुरे थॉट आए, गलत थॉट आए, तो समझ जाना कि वो चीज जो उसके अंदर है, उस बुक के अंदर, वो एक ऑब्सीन चीज है। फिर एक और केस 1986 में आया, समरेश बोस वर्सेस अमल मित्रा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू कर दी, गाइडेंस इशू कर दिया कि जब भी किसी बुक को जज को डिसाइड करना होता है कि ऑब्सीन है नहीं, तो जज को क्या करना है। तो इनने कहा कि जज को सबसे पहले रीडर की प्लेस पे बैठना पड़ेगा, नहीं, सबसे पहले ऑथर की प्लेस पे बैठ जाओ। तो जिसने वो किताब लिखी है, जज खुद को समझे कि मैं ऑथर हूं, और फिर समझो कि ऑथर ने ऐसा क्या लिखा है, जो चीज लोगों को ऑब्सीन लग रही है, ऑथर ने वो क्यों लिखी है, ऑथर का मन में क्या है, वो चीज समझा क्यों रहा है, ये देखो। फिर दूसरी बार जज को वहां पे एक रीडर की पोजीशन पर बैठ जाना चाहिए। हर एज ग्रुप के रीडर की पोजीशन पर बैठ के उस किताब को पढ़ो, कि अगर आप एक 15 साल के स्टूडेंट होते तो आप इस किताब को कैसे पढ़ते, अगर आप एक 21 साल के हो तो आप इस किताब को कैसे पढ़ोगे। मतलब पहले ऑथर की पोजीशन पर बैठ के देखो, फिर रीडर की पोजीशन पर बैठ के देखो, और फिर तीसरे नंबर पे अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करो। अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करो, बिना किसी की तरफ बायस होकर अप्लाई करो, और देखो कि ये जो बुक आपके सामने है, जिसको ऑब्सीन कहा जा रहा है, क्या ये सच में एक ऑब्सीन किताब है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, समरेश वाले केस में गाइडेंस कितना सा दिया कि जज को पहले ऑथर की नजरों से देखना है, फिर रीडर की नजरों से देखना है, फिर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है कि क्या वो बुक ऑब्सीन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई ऑब्सीन किताब छाप दी, आपने कोई ऑब्सीन किताब छाप दी, तो आपने सेक्शन 292 का ऑफेंस कर दिया। अब आप, जब आपके ऊपर केस बन गया, तो आप वहां पे कह रहे हो कि सर मैंने ये ऑब्सीन किताब जो छापी है ना, मैंने इसमें अपने आप से कुछ नहीं लिखा है, मैंने एक दूसरी किताब को कॉपी करके ये बनाया। आप इस चीज का डिफेंस ले रहे हो कि मैंने खुद ये ऑब्सीन चीज नहीं छापी है, मैंने एक दूसरी किताब के अंदर से ये चीज कॉपी करी है, ये मेरा वर्क नहीं है। कोई बात नहीं, आपने दूसरी किताब से भी छापा है ना, बट छापा तो ऑब्सीन चीज है, तो ये कोई डिफेंस नहीं होता। ठाकुर प्रसाद अय्यर 1959 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि आपने अगर एक बार कोई ऑब्सीन बुक छाप दी तो आप पे सेक्शन 292 अप्लाई हो जाएगा। अब आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि आपने वो काम, आपने वो चीज किसी दूसरी किताब से छापी है। किसी दूसरी किताब से छापी उससे फर्क नहीं पड़ता है, छापी है उससे फर्क पड़ता है। अब इसमें
कोई चीज ऑप्शन है कि नहीं है, इसके लिए दो टेस्ट होते हैं। एक होता है हिकलिन टेस्ट और एक होता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। ये चीज समझना, ये दो टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, मेंस राइटिंग में काम आएंगे आप। वन ऑफ द टेस्ट टू बी अप्लाइड टू फाइंड वेदर एन आर्टिकल इज ऑब्सीन और नॉट इज द हिकलिन टेस्ट। ये एक अंग्रेजों का केस है, आर वर्सेस हिकलिन 1868। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग the test of obscenity is whether the tendency of the matter charged as obscene is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall। ये जो टेस्ट है ना, हिकलिन टेस्ट, इसमें ये होता है कि कोई किताब को ऑब्सीन तब माना जाता है जब वो किसी रीडर के हाथ में जाती है। जब किसी रीडर के हाथ में वो जाएगी तो उनके दिमाग को करप्ट कर देगी या उनके दिमाग में इमोरल इन्फ्लुएंस डालेगी। ये हिकलिन टेस्ट था। तो कोई भी किताब ऑब्सीन कहलाएगी अगर वो रीडर के हाथ में जाके उसके मन में इमोरल थॉट लेके आती है। फिर एक दूसरा टेस्ट था जिसको कहा जाता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑब्सीनिटी हैज टू बी जज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एवरेज पर्सन बाय अप्लाइंग कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी किताब ऑब्सीन तब मानी जाती है जब वो एक एवरेज पर्सन के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मत देखो जिसके हाथ में जा रही है, एक एवरेज पर्सन को देखो और चेक करो कि वो किताब जो कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके बाहर निकल के तो कोई चीज नहीं छाप रही है। मतलब कम्युनिटी के स्टैंडर्ड क्या है कि किताब के अंदर अच्छी अच्छी चीजें छापो, गंदी चीज मत छापो। एजुकेशन के पर्पज से छाप रहे हो छाप सकते हो, लेकिन किसी दूसरे पर्पज से गलत चीज मत छापो। हर कम्युनिटी में स्टैंडर्ड तय होते हैं कि आप किताब में क्या छाप सकते हो। तो ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट ये कहता था कि किसी किताब के अंदर कोई गलत चीज छापी है तो ये मत देखो कि किसी के हाथ में जाएगी तो क्या इन्फ्लुएंस डालेगी, बस इतना देखो कि उस किताब में जो चीज छापी जा रही है क्या वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के बाहर है, क्या वो एक एवरेज पर्सन के व्यू पॉइंट के लिए ऑब्सीन है। ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है। इंडिया में ये दोनों ही टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं पता करने के लिए कि कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं है। ये 2014 का एक केस है, अविक सरकार वाला केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिकलिन टेस्ट यूज करना ज्यादा करेक्ट नहीं है वो चीज पता करने के लिए कि कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं। मतलब हिकलिन टेस्ट जो कि एक पर्सन वाला था कि जिस रीडर के हाथ में किताब जाएगी उसके लिए वो इमोरल तो नहीं है, ये चेक करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये टेस्ट सही टेस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ज्यादातर ये टेस्ट को नहीं अप्लाई किया जाता, ये चीज याद रखिए। उसके बाद कोई भी फिल्म अगर आती है, अगर वो फिल्म ऑब्सीन होती है तो उस पर सेक्शन 292 लग जाता है बनाने वाले पे। लेकिन आपको पता होगा कि कोई भी फिल्म आती है तो पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है। सेंसर बोर्ड के पास जाने के बाद सेंसर बोर्ड उसको पहले खुद देखता है, फिर उसको एक सर्टिफिकेट देता है कि तुम इस फिल्म को किस जगह पे दिखा सकते हो, किस किस को दिखा सकते हो, रेटिंग देता है। जैसे कि अंडर एडल्ट, एडल्ट ऐसे करके रेटिंग देता है। जिसपे ए लिखा होता है वो मूवी सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं, जो कम वाले होते हैं वो भी देख सकते हैं अगर उसका सर्टिफिकेट UA होता है या VA होता है तो एक बार अगर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन दे दिया और सर्टिफिकेशन के बाद वो फिल्म जो है वो जिस सर्टिफिकेट की एज वाले लोगों को मिली थी उनको दिखा दी गई, तो नो डाउट उसके बाद सेक्शन 292 का ऑब्ससिनिटी का केस उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्ससिनिटी का केस लगाने के लिए अब जरूरी था कि जब वो मूवी बनाई गई थी तो पहले सेंसर बोर्ड को दिखाई दी, तो सेंसर बोर्ड ने देखा, देख के खुद सर्टिफिकेट दिया कि हाँ तुम दिखा सकते हो। तो फिर हमने दिखा दी तो फिर हमने क्या ऑफेंस कर दिया? आपने सर्टिफिकेट दिया, आपको अच्छे से चेक करना चाहिए। तो ये चीज याद रखना, एक बार फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया, उस एज वालों को दिखा दी, तब सेक्शन 292 का ऑब्ससिनिटी वाला केस नहीं बनता उसके ऊपर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेटली कोई ऑब्ससीन फिल्म देखता है, अकेले में देखता है, तो वो इस सेक्शन में ऑफेंस नहीं कर रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर ऑब्ससिनिटी इंटरनेट पे होती है तो फिर आईटी एक्ट का सेक्शन 67 भी वहां पे अप्लाई हो जाता है। आईटी एक्ट का सेक्शन 67 2000 का एक्ट है, ये पहला ऐसा स्टेट्यूटरी प्रोविजन है जो कि इंटरनेट पे ऑब्ससिनिटी से डील करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। पनिशमेंट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऑब्ससिनिटी के अंदर कॉन्विक्ट होता है तो 2 साल का इंप्रिजनमेंट उसको हो सकता है, 2000 रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी बार या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे होता है, मतलब एक बार सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक्स या ऑब्ससिनिटी के अंदर वो अंदर हो चुका था, सजा मिल चुकी थी, आज फिर थोड़े साल बाद जाके उसने ऑब्ससिनिटी वाले काम करना चालू कर दिए, तो अगर सेकंड कन्विक्शन होता है या सेकंड के बाद कोई सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो अगली बार आपको जो इंप्रिजनमेंट है वो 5 साल तक का मिलेगा और जो फाइन है वो 5000 रुपए तक का लगेगा। कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। काफी बड़ा था ये सेक्शन, बट समझ लो कि इसमें किस किस को पनिश किया जा सकता है। जो व्यक्ति सेल करता है, किराए पे लेता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिकली एग्जिबिट करता है, सर्कुलेट करता है कोई ऐसी चीज जो कि ऑब्ससीन हो। जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट का, या एक जगह से दूसरी जगह ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट को कन्वे करने का काम करता है। कोई व्यक्ति ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स को बेच के उसके अंदर से प्रॉफिट रिसीव करता है या फिर उसके अंदर से प्रॉफिट का कोई पार्ट रिसीव करता है,
कोई व्यक्ति जो कि ऑब्सीन चीजों का एडवर्टीजमेंट करता है, लोगों को उसके बारे में बताता है ताकि लोग उसको खरीदें, या कोई व्यक्ति इनमें से बताए हुए किसी भी ऑफेंस का ऑफर देता है या अटेम्प्ट करता है, जो मैंने आपको बताया, ये सारे लोग सेक्शन 292 में पनिश किए जा सकते हैं। एक्सेप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसके। अब बात करते हैं सेक्शन 293। देखो सेक्शन 293 जो है ना, वो सेक्शन 292 का ही एक एग्रेवेटेड फॉर्म है। आपको सेक्शन 292 में मैंने जो कुछ भी समझाया, जो जो लोग भी सेक्शन 292 में पनिशेबल ऑफेंस करते थे, वही सारे यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे जो आप सेल कर रहे हो, यहाँ पे जो आप ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, ऑब्सीन बुक्स, ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन जो भी आप सेल कर रहे हो या ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, वो यंग पर्सन को कर रहे हो। यंग पर्सन मतलब कि 20 साल के अंडर वाला कोई व्यक्ति। देखो 20 साल के ऊपर अगर आप ये किसी के साथ ऑफेंस करते हो तो सेक्शन 292 अप्लाई होता है, लेकिन 20 साल से कम वाले के साथ कर देते हो तो 293 अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई है, सब कुछ सेम है, बस पनिशमेंट अलग है। फर्स्ट कन्विक्शन अगर आपका वाले केस में इंप्रिजनमेंट 2 साल तक का ही था, और सेकंड कन्विक्शन या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो इंप्रिजनमेंट 7 साल तक का, फाइन 5,000 रुपए तक का। उसमें 7 साल की जगह सिर्फ 5 साल था, हमें 5 को 7 कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स या ऑब्सीन एक्ट यहाँ पे हो रहा है वो यंग पर्सन को हो रहा है, 20 साल से कम के लोगों को हो रहा है। तो चीज समझ में आई? बड़ी सिंपल सी चीज है, सब कुछ सेम है इस सेक्शन के अंदर, कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ इतना सा अलग है कि यहाँ पे सेल यंग पर्सन को की जाती है स्पेसिफिकली। एक एक्ट होता है जिसको कहते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का मतलब ये है कि ये एक्ट उन लोगों पे अप्लाई होता है जो लोग पहली बार ऑफेंस करते हैं, मतलब कि वो आदतन अपराधी नहीं होते हैं, उनके परिस्थितियों ने उनसे कोई ऑफेंस करवा दिया और पहली बार करवाया तो वहां पे उनको माफ करने का एक अधिकार होता है, उनको प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया जाता है, सजा नहीं भुगतने दी जाती है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति ने सेक्शन 293 का ऑफेंस किया है, यानी कि उसने कोई ऑब्सीन किताबें किसी यंग व्यक्ति को बेची है, 20 साल से कम के व्यक्ति को बेची है, तो वो व्यक्ति भले पहली बार ऑफेंस कर रहा हो, लेकिन उसको बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नहीं मिलेगा। वैसे तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट उसी को मिलता है जो पहली बार ऑफेंस करता है और वो उसके परिस्थितियों ने उससे करवाया होता है, वो आदतन अपराधी नहीं होता है, अच्छा इंसान होता है, लेकिन ऑफेंस कर दिया है एक बार तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसने ऑफेंस सेक्शन 293 का किया है, उसने 20 साल से अंडर के किसी व्यक्ति को ऑब्सीन किताब या ऑब्सीन ऑब्जेक्ट बेचने का ऑफेंस किया है, तो उसको बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट नहीं मिलेगा। इस चीज को याद रखना। गीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश AR 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है कि इसमें आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 293 हो गया। देखो ये जो 2 सेक्शन बताए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 294, ये बात करता है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स की। अगर आप रोड पे खड़े होकर किसी को गाली बकते हो तो आप पे सेक्शन 294 लगता है। 2 लोगों की रोड पे लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गाली बकने लग जाते हैं, सेक्शन 294 अप्लाई हो जाता है। ये डील करता है ऑब्सीन एक्ट से और ऑब्सीन सॉन्ग से। इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके अंदर? द ऑफेंडर हैज डन एनी ऑब्सीन एक्ट इन एनी पब्लिक प्लेस और हैज सung, recited, uttered any obscene songs or words in near public place। जो ऑफेंडर है उसने कोई ऑब्सीन एक्ट कर दिया, उसने कोई ऑब्सीन एक्ट कर दिया, तो सबसे पहली चीज है कि कोई ऑब्सीन एक्ट होना चाहिए आपकी तरफ से। दूसरी चीज, कहां पे किया? पब्लिक प्लेस पे किया। 2 लोग अपने घर के प्राइवेट गार्डन में बैठ के एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, वो सेक्शन 294 के अंदर फॉल नहीं करेगा। क्यों? वो अपने प्राइवेट गार्डन में बैठ के गाली बक रहे हैं, पब्लिक गार्डन में बैठ के गाली नहीं बक रहे। अपने घर में बैठ के आप कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। या उसने कोई गाना गाया जो कि बड़ा गंदा था, या वो कोई ऐसे वर्ड रिपीट कर रहा है जो ऑब्सीन हो, या ऐसे कोई शब्द बोल रहा है जो ऑब्सीन हो पब्लिक प्लेस के पास या पब्लिक प्लेस पे, तो वो पब्लिक प्लेस पे करोगे तो भी ऑफेंस बन जाएगा और पब्लिक प्लेस के पास करोगे तो भी ऑफेंस बन जाएगा, लेकिन अपने घर में करोगे तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपका पहला इंग्रेडिएंट। और दूसरा इंग्रेडिएंट कि आपने जो एक्ट किया है उससे पब्लिक को, उससे लोगों को एनोयंस हुआ है। एनोयंस होना मतलब कि उनको कोई उससे परेशानी होना। आप गाली बक रहे हो रोड पे खड़े होकर, तो पास गुजरने वाले लोगों को बुरा फील हो रहा है, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये चीज समझ लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो एक्ट आप पब्लिक प्लेस पे कर रहे हो वो ऑब्सीन होना चाहिए, और दूसरी चीज कि उससे लोगों को एनोयंस होना चाहिए। तो मान लो कि जो एक्ट आपने रोड पे खड़े होकर किया है अगर वो ऑब्सीन नहीं है, या वो आपने पब्लिक प्लेस पे नहीं किया है, या जो सॉन्ग आपने रिसाइट किया है या जो वर्ड्स आपने बोले हैं वो ऑब्सीन नहीं है, या जो आपने बोले हैं या रिसाइट किया है वो पब्लिक प्लेस के पास में नहीं किया है, या फिर आपने जो पब्लिक प्लेस पे कर भी दिया उससे किसी को अनोयंस नहीं हुआ, तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ वहां पे। ये चीज याद रखना। ये पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा या 1996 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि इंग्रेडिएंट इस सेक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑब्सीन एक्ट करो पब्लिक प्लेस पे करो, ऑब्सीन गाना गाओ पब्लिक प्लेस पे गाओ या पब्लिक प्लेस के पास में गाओ, जो भी करो उससे लोगों को अनोयंस हो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ या इनमें से कोई एक चीज भी नहीं हुई तो सेक्शन 294 प्रूफ ही नहीं हुआ। जैसे कि अपने प्राइवेट गार्डन में बैठ के आप गालियां बक रहे हो, तो वो कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, तो वहां पे ऑफेंस नहीं हुआ। किसी को ऑब्सीन लेटर लिखा है, गंदा लेटर लिखा है और आपने उसको उसके घर के एड्रेस पे भेज दिया, पर्सनल एड्रेस पे भेजोगे, नाम लिख के भेजोगे तो पर्सनली खुद ही पड़ेगा वो व्यक्ति, तो वहां पे भी सेक्शन 294 में ऑफेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसको पर्सनल एड्रेस पे गंदी चीज भेजी है, आपने उसको पब्लिक प्लेस पे थोड़ी भेजी है, वहां भी ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट यहाँ पे है 3 महीने तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकता है। सेक्शन 294 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एक आखिरी सेक्शन की, सेक्शन 294A, कीपिंग लॉटरी ऑफिस। देखिए लॉटरी जो है ना वो इंडिया में बैन है, ये लॉटरी वगैरह करना मना है। सेक्शन 294A, जैसे आपने इसमें देखा कि ए लगा हुआ है तो समझ में आ गया होगा कि ये सेक्शन इनिशियली नहीं था हमारे आईपीसी के अंदर, इसको 1870 में ऐड किया गया, 1870 में इसको ऐड किया गया। देखो लॉटरी मना क्यों है, लॉटरी बंद क्यों है? क्योंकि लॉटरी और गैम्बलिंग एक जैसी चीज होती है, और गैम्बलिंग जो है वो हमारे यहाँ पे मना है। और लॉटरी और गैम्बलिंग एक जैसी चीज क्यों है? क्योंकि दोनों में चांस के बेसिस पे चीज की जाती है, जिसकी किस्मत अच्छी उसकी लॉटरी लग जाएगी, जिसकी नहीं उसकी नहीं लगेगी, और बहुत फ्रॉड होते हैं इसके अंदर। तो ये जो सेक्शन है कीपिंग लॉटरी ऑफिस, दिस सेक्शन डज नॉट टच द ऑथोराइज्ड लॉटरीज but intends to save people from the effects of those not authorized by prohibiting the keeping of offices or places for doing them or publication of any advertisement related to them। इस सेक्शन में 2 चीजों का मना है। कौन कौन सी 2 चीजों का? पहला तो आप लॉटरी के लिए कोई ऑफिस नहीं खोल सकते, आप लॉटरी खुलवाने के लिए कोई जगह नहीं ले सकते, और दूसरा आप लॉटरी से रिलेटेड कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं कर सकते। यानी कोई भी व्यक्ति लॉटरी के लिए ऑफिस नहीं खोलेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह नहीं खोलेगा जहां पे लॉटरी खुलवाई जाएगी, कोई भी व्यक्ति लॉटरी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं करेगा, और अगर करता है तो सेक्शन 294A उसके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन ये सेक्शन अप्लाई होता है सिर्फ उन लोगों पे जो अनऑथोराइज्ड तरीके से लॉटरी का ऑफिस खोलते हैं। अगर आप ऑथोराइज्ड लॉटरी खोलोगे तो ये सेक्शन आप पे अप्लाई नहीं होगा। और ऑथोराइज्ड लॉटरी का मतलब होता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके, ऑथोरिटी लेके लॉटरी ऑफिस खोल सकते हो। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आज भी लॉटरी ऑफिस खोलने की परमिशन दे सकती है, अगर देना चाहे तो। फोर्सफुली आप नहीं मांग सकते कि देना ही पड़ेगी, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहे तो लॉटरी ऑफिस की अथॉरिटी दे सकती है। पर कैसे देगी, कब देगी, कब नहीं देगी, इसका कोई प्रोसीजर नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास लॉटरी को ऑथोराइज करने की परमिशन होती है, पावर होती है। तो ये सेक्शन अप्लाई सिर्फ उन्हीं पे होगा जो लोग बिना ऑथोरिटी के लॉटरी का ऑफिस खोलते हैं या उनका एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं। जो स्टेट से ऑथोराइज्ड है उन पे तो ये सेक्शन अप्लाई होता ही नहीं है, बट स्टेट पे ऑथोरिटी सिर्फ उन्हीं को देती है जो गलत तरीके से लॉटरी ना खोले। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट लॉटरीज को ऑथोराइज कर सकती है। सेक्शन के इंग्रेडिएंट क्या हुए? सेक्शन के इंग्रेडिएंट ये हुए कि आप कोई लॉटरी खोलने के लिए ऑफिस रखते हो या लॉटरी का कोई एडवर्टीजमेंट आप पब्लिश करते हो। और दूसरा इंग्रेडिएंट कि वो जो लॉटरी का ऑफिस आपने खोला है या वो जो लॉटरी का एडवर्टीजमेंट आपने किया है वो एक ऐसे लॉटरी के लिए किया है जिसकी आपने गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं। तो ये 2 इंग्रेडिएंट है। पनिशमेंट दोनों की अलग अलग। अगर आपने कोई लॉटरी का ऑफिस रखा है या लॉटरी के लिए कोई प्लेस रखी है तो 6 महीने का इंप्रिजनमेंट, फाइन और दोनों आपके ऊपर हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है लॉटरी के रिस्पेक्ट में, आपने कोई लॉटरी के रिस्पेक्ट में एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया, लोगों को कह रहे हो कि आप हमें ये 10,000 रुपये लॉटरी ले लो, 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी 1 साल बाद, ऐसा ऐसा करके आपने कोई एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है, तो उसमें सिर्फ 1,000 रुपए तक का जुर्माना है। मतलब ऑफिस खोलने पर 6 महीने का इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है, और दोनों भी हो सकता है। लेकिन एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने पे, प्रपोजल पब्लिश करने पे सिर्फ फाइन है जो कि 1,000 रुपए तक का हो सकता है। इंप्रिजनमेंट इसमें कुछ भी नहीं है। सेक्शन 294A यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज, उत्तर प्रदेश में तो ये सेक्शन ही नहीं है, उन्होंने तो 1995 में ही इस सेक्शन को ओमिट कर लिया, मतलब वहां पे ये ऑफेंस ही नहीं है, उन्होंने इसको ओमिट कर लिया। तो ये चीज याद रखिएगा। बट अदर स्टेट के लिए ये ओमिटेड नहीं है, तो अदर स्टेट वाले इनको पढ़िएगा कि सेक्शन 294A भी एक ऐसी चीज है जो कि लॉटरी ऑफिस रखने का मना करती है।
लेकिन सिर्फ वही ऑफिस रखने का मना करती है जो स्टेट की अथॉरिटी रिसीव नहीं करते। अगर स्टेट से अथॉरिटी लेके की है तो फिर आप खोल सकते हो। चलिए, ये चैप्टर 14 जो हम पढ़ रहे थे ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 15। तो चैप्टर 14 तक आपको सब समझ में आया होगा आई थिंक। अब चैप्टर 15 जो है अगला चैप्टर, इसके बाद जो चैप्टर आएंगे अब वो बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहां पे आएगा ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन। जितने भी ऑफेंस हम डेली देखते हैं आजकल, मर्डर होना, रेप होना, सब ह्यूमन से रिलेटेड, वो आएगा इसके बाद वाला चैप्टर। बट ये चैप्टर जो है ये भी एक ऐसी चीज से रिलेटेड है जिसको हम अभी डेली देख रहे हैं। एक ऐसी चीज जो रोज पेपर में आ रही, और वो है रिलीजन, धर्म। धर्म के नाम पे ऑफेंस, धर्म के नाम पे दंगे। तो चैप्टर 16 जो है, चैप्टर 15 जो है आईपीसी का, 295 से लेकर 298 तक, ये धर्म के नाम जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, ये सब ऑफेंसेस इस चैप्टर के अंदर आते हैं। छोटा चैप्टर, और इसके अंदर जितने भी ऑफेंस हम देखेंगे 295 से लेकर 297 तक, वो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी पुलिस जो है बिना कोर्ट की अथॉरिटी के आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो 298 वाला आएगा आखिरी वाला, वो नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब आप देखिए कि धर्म के नाम पे जो ये ऑफेंस हो रहे हैं उनको थोड़ा एक बड़ा ऑफेंस बनाया गया है। इनमें से दो ऑफेंस तो ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी, और बाकी में आपको बेल इजीली मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं सेक्शन 295 से। Injuring or defiling the place of worship with intent to insult the religion of any class. Injuring, defiling a place of worship with intent to insult the religion. देखो इसके टाइटल से ही समझ जाओ चीज क्या है। आपने किसी की प्लेस ऑफ वर्शिप को इंजर किया, पूजा करने के स्थान को, या कोई भी ऐसा स्थान जो पूजनीय होता है किसी धर्म के लिए, आपने वहां पे कुछ इंजुरी पहुंचाई, या आपने उसको डिफाइल किया। ये डिफाइल करना मतलब क्या, डिफिलिंग मतलब क्या? इसका मतलब होता है वहां पे आपने कोई अनक्लीन चीज कर दी, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वहां पे रख दिया जिससे कि वो जगह अनक्लीन हो गई। ठीक है, तो ऐसा कोई आपने काम किया किसी की प्लेस ऑफ वर्शिप पे, क्यों किया आपने? किसी इंटेंशन के साथ किया। इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, और इंटेंशन आपका क्या था कि आप उस धर्म को, आप उस धर्म की इंसल्ट करना चाहते हो, इसलिए आपने किया। मतलब अगर अपन इंग्रेडिएंट देखें इसके, तो पहला इंग्रेडिएंट ये बन जाएगा कि आपने कोई डिस्ट्रक्शन किया, आपने कोई डैमेज किया, या आपने कोई डिफाइलमेंट किया। कहां पे किया? किसी की प्लेस ऑफ वर्शिप पे किया, या आपने कोई ऑब्जेक्ट जो कि उनके लिए सेक्रेड था, जो कि उनके लिए बड़ा पूजनीय था, जो कि उनके लिए बड़ा सेक्रेड मतलब बहुत ज्यादा पूजनीय, धर्म प्रिय एकदम, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट था, आपने उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया। या तो आपने उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप का डिस्ट्रक्शन कर दिया, या आपने उनके किसी सेक्रेड ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्शन कर दिया, या डैमेज कर दिया, या डिफाइलमेंट कर दिया, उसको अनक्लीन बना दिया। और ये जो डिस्ट्रक्शन या डैमेज आपने किया है ना, ये गलती से नहीं हुआ है, ये आपने इंटेंशन के साथ किया है। और आपका जो इंटेंशन था वो उनकी रिलीजियन फीलिंग को इंसल्ट करने का था, या फिर आपको इस चीज का अंदाजा था, आपको इस चीज का नॉलेज था कि आप जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हो इससे सामने वाले के रिलीजन को इंसल्ट फील होगा। ये नॉलेज होते हुए भी आपने वो किया, तो आपने सेक्शन 295 का ऑफेंस किया। मतलब कोई व्यक्ति किसी हिंदू धर्म के मंदिर में घुस के वहां की किसी मूर्ति को चोट पहुंचा देता है या मूर्ति को डैमेज कर देता है, और इस इंटेंशन के साथ करता है कि वो हिंदू लोगों के धर्म को, उनकी रिलीजियस फीलिंग को खराब करना चाहता है, तो वो व्यक्ति सेक्शन 295 का ऑफेंस कर रहा है। और यही सेम चीज अगर आप किसी मस्जिद में जाके करते हो तो आप पे भी लागू होगी। यानी कोई व्यक्ति किसी मस्जिद के अंदर जाके उनके किसी होली ऑब्जेक्ट को, किसी सेक्रेड ऑब्जेक्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, या चोट पहुंचाता है, या उसको अनक्लीन बनाता है, और इस इंटेंशन से बनाता है कि वो उन मुस्लिम लोगों की रिलीजियस फीलिंग को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो वो व्यक्ति सेक्शन 295 का ऑफेंस कर रहा है। ये सेक्शन का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। ये सेक्शन उन लोगों को पनिश करता है जो इंटेंशनली दूसरों की रिलीजियस फीलिंग को इंजोर करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में
एक ही सेक्युलर कंट्री है, आप अपने धर्म को फॉलो करो, जी भर के करो, बट किसी और के धर्म की डिसरिस्पेक्ट करने का राइट आपको नहीं मिलता। और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट से ये सेक्शन बनाया है। डिफाइल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट की जो बात हुई थी इसके अंदर कि आप उनके किसी सेक्रेड ऑब्जेक्ट को डैमेज करते हो, याद रखना ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इन एनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करता है, एनिमेट ऑब्जेक्ट की बात नहीं करता है। एनिमेट मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑब्जेक्ट की बात नहीं करता है ये सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करता है, जैसे कि चर्च वगैरह में मूर्तियां होती है, मॉस्क, टेम्पल, मार्बल, स्टोन जो कि भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ उन एनिमेट ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। ये एनिमेट ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा है, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की बात मत करना है इसके अंदर। पनिशमेंट क्या मिल सकती है? 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। चलिए सेक्शन 295A पे आ जाते हैं। इसके जस्ट बाद में जो सेक्शन आता है, डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। देखो ये सेक्शन 295A है, इस पे ए लिखा हुआ है, यानी कि आईपीसी में ये आया था 1927 में। 1927 में जो आईपीसी का अमेंडमेंट हुआ था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, उसके अंदर ये आया था। और वो भी क्यों आया था? एक बड़ा केस था जिसका नाम था राजपाल वर्सेस एम्परर, बहुत फेमस केस था उस टाइम का, 1927 का। उसको रंगीला रसूल केस भी कहा जाता है। उस केस में काफी कंफ्यूजन हुआ था इस चीज को लेके कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के डेलिबरेट तरीके से मैलिशियस एक्ट करता है, किसी दूसरे रिलीजन की फीलिंग को आउटरीच करने के लिए, उनके रिलीजन को इंसल्ट करता है, उनके रिलीजन बिलीफ की इंसल्ट करता है, दंगे भड़काने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, तो उन पे क्या अप्लाई होगा? आईपीसी के अंदर उस टाइम पे कोई सेक्शन था नहीं ऐसा जिसमें किसी व्यक्ति को डेलिबरेटली, जो व्यक्ति किसी दूसरे के रिलीजन की फीलिंग को खराब करता है, उसको पनिश किया जा सके। तो राजपाल वर्सेस एम्परर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे, लाहौर में ये था, वहां पे ये केस का फैसला हुआ था, रंगीला रसूल केस इसको फेमस जाना जाता है। तो उसके बाद बहुत ज्यादा, इस जजमेंट के बाद बहुत ज्यादा एजिटेशन हो गया था, बहुत वाइड स्प्रेड एजिटेशन हो रहा था कि नहीं ये सजा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई प्रोविजन लॉ में था ही नहीं। कोई व्यक्ति डेलिबरेट तरीके से अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग को खराब करता है तो उसका कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो फिर हमारे लेजिस्लेचर को लगा कि यार अब एक काम करते हैं, इस जजमेंट के बाद हम एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं और एक सेक्शन उसमें बना देते हैं। 295A इन्होंने बना दिया, और अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को पनिश कर देते हैं जो डेलिबरेटली मतलब अपनी इच्छा से या मैलिशियस इंटेंशन से, खराब इंटेंशन से किसी इंडियन सिटीजन की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है, कुछ शब्द ऐसे बोलता है, कुछ शब्द ऐसे लिखता है, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखाता है जो उनकी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करे, ऐसे व्यक्ति को इसमें 3 साल तक की जेल, फाइन और दोनों हो सकता है। चलो रीजॉइन कर लो, फिर आगे बताता हूं।